नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां अपने 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री का वेलकम किया है। गृह मंत्री 23 से 25 अगस्त तक, आपको बताएं, 3 दिन का ये प्रवास गृह मंत्री का है। ऐसे में अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री 24 अगस्त 2024 को सुबह 10:30 बजे महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम का दौरा करेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे रायपुर में छत्तीसगढ़ एवं पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ अंतरराज्यीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के बाद दोपहर 2:30 बजे वो छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास संबंधी बैठक करेंगे। आपको बता देंगे, अमित शाह का यह नक्सल विरोधी अभियान समीक्षा और नक्सलवाद को खत्म करने पर जोर देने की तरफ है और इस दौरे का भी यही उद्देश्य बताया जा रहा है। तीन दिन का छत्तीसगढ़ दौरा गृह मंत्री का है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका वेलकम किया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, तमाम वहां के प्रभारी, डेप्यूटी सीएम अरुण साव तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा भी आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने वेलकम किया है। और तमाम बीजेपी के छत्तीसगढ़ के आला नेता मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ अमित शाह पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर स्वागत सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने किया और उसके बाद 3 दिन का यह दौरा है। कई मायने इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। कई मायनों में यह दौरा खास है क्योंकि नक्सल प्रभावित गतिविधियों को पूर्ण विराम लगाने के लिए अंतिम प्रहार नाम से इसको दिया गया है और यह महत्वपूर्ण दौरा भी माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ से लाल आतंक खात्मा हो, यह प्राथमिकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और लगातार अपनी रैलियों में, चुनावी सभाओं में भी वो ये डिस्कस करते आए हैं कि हम लगातार जिस तरह से नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ में फैल रहा है उसको पूर्ण विराम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और तब उनसे बाइट ली गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा, ये हमारा अंतिम प्रहार होगा नक्सलाइट गतिविधियों के ऊपर और उसको खत्म करने की दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है और यही मिशन। और लगातार पिछले कुछ महीनों में हमने देखा भी है, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा जिस तरह से इस पूरे मामले पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन कोर जो एरियाज हैं जो खासकर जंगल माने जाते हैं, चाहे वो बस्तर का इलाका हो, कोरमा का इलाका हो या फिर और अन्य क्षेत्र जो माने जाते हैं, उन जगहों पर डेप्यूटी सीएम खुद पहुंचे हैं जहां कोई नेता जाना भी पसंद नहीं करता था। ऐसी जगहों पर पहुंचे हैं, कोर रेंज को समझा है, वहां नक्सली गतिविधियों को किस तरह से विराम दिया जा सके, गांव के लोगों को किस तरह से समझाया जा सके, उनको विकास की मुख्य धारा में ला सके, ऐसी तमाम गतिविधियां लगातार सरकार की तरफ से देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ ब्यूरो योगेश शर्मा खबर को विस्तार देंगे, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए योगेश मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। योगेश, बताइए, बहुत खास तो दौरा है, ये हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डीजी और सीएस के साथ बैठक, 7 जो उनके राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, माफ कीजिएगा, उनके साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएस आ रहे हैं, डीजी हैं, क्या कुछ इस बैठक में डिस्कस होगा और किस निष्कर्ष पर यह बैठक पहुंचेगी? योगेश। विकास, देखिए, मैं आपको बता दूं, ये दौरा हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए 7 राज्यों की बात करें, जो सीमावर्ती 7 राज्य हैं, उसके प्रशासनिक मुखिया और उसके पुलिस मुखिया यानी कि पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव, ये दोनों जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और सीधे तौर पे किस तरह से 7 राज्यों में समन्वय स्थापित हो और किस तरह से, जैसा आपने उल्लेख किया कि चूंकि ऐसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे खास तौर पे विकास का एक खाका खींचना जो है एक बड़ी चुनौती लगातार रही है। ऐसे में समय के साथ में चुनौतियां कम होती गई हैं और सीधे तौर पे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में खास तौर पे बस्तर को हमने देखा है। पहले जब राज्य में गठन हुआ था विकास, उस समय सरगुजा में नक्सलवाद को खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके बाद लगातार सरगुजा रेंज में जो है नक्सलवाद खत्म होता चला गया। अब बड़ी चुनौती बस्तर में है। बस्तर संभाग में समूचे जो 12 जिले हैं, यहाँ पे कुल मिलाकर के नक्सल मूवमेंट समय समय पर सामने आते हैं और जब भी ऐसे मूवमेंट सामने आते हैं तो साफ तौर पे
ग्रामीणों के मन में दहशत नजर आता है, और उसके अलावा विकास किस तरह से यहाँ पे बढ़े, इसको लेकर के भी एक चैलेंज बड़ा नजर यहाँ पे लगातार आता है। ऐसे में किस तरह से केंद्र सरकार समन्वय स्थापित कर रही है, और 7 राज्यों में, क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उड़ीसा की बात करें, झारखंड के कुछ हिस्सों की बात करें, या और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, बालाघाट क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे नक्सल मूवमेंट समय समय पर होता रहा है। ऐसे में समन्वय बना करके नक्सलवाद के नासूर को पूरी तरह से कैसे खत्म किया जाए, और किस तरह से जो लाल आतंक सो कॉल्ड जो कहा जाता है, उस आतंक को किस तरह से खत्म किया जाए, और उसमें भूमिका किस तरह से रहेगी प्रशासन की, पुलिस के अधिकारियों की, इसको लेकर के 1-to-1 चर्चा अमित शाह करते नजर आएंगे। अब से कुछ देर के बाद एक निजी होटल में नवा रायपुर में जो है एक महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल योगेश, तो देखिए किस तरह से कार्यक्रम फिक्स किए गए हैं गृह मंत्री के, वो भी योगेश बता रहे हैं। और जो कोर एरियाज माने जाते हैं, नक्सलाइड एरियाज, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, उनमें किस तरह से पूरी रणनीति के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ किया गया। योगेश, मैं एक बार फिर आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये समन्वय बैठक तो हो ही रही है, 7 तमाम प्रतिनिधि जो हैं राज्यों के वो तो आ ही रहे हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम फिक्स किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया, अंतरराज्यीय समन्वय बैठक, इसका नाम ही आप समझ सकते हैं कि राज्यों यानी कि इंटर स्टेट मीटिंग है ये कुल मिलाकर के। किस तरह से चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, और उसके अलावा विकास किस तरह से यहाँ पर पहुंचे, डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम तय होते हैं, उसका जो लगातार इंप्लीमेंटेशन की बात जो सामने आती है, इंप्लीमेंट किस तरह से इन योजनाओं को किया जाए, ये तमाम ऐसे बिंदु है जिसको लेकर के समीक्षा अमित शाह करते नजर आने वाले हैं। और पहले भी आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पे रहे हैं, मुझे याद है जब बस्तर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे, तो उस दौरान बस्तर के लोगों से उन्होंने कमिटमेंट भी किया था कि यहाँ पर जो है विकास को निचले स्तर पर पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए पहले रहता था, लेकिन अब जो है लगातार इन क्षेत्रों में विकास पहुंच रहा है। सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काम किया जा रहा है। तो किस तरह से डेवलपमेंट को ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाया जाए जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पे किस तरह से डेवलपमेंट को लगातार तरजीह के साथ पहुंचाया जाए, ये तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर के अमित शाह चर्चा करेंगे। और उसके बाद कल सहकारिता को लेकर के बैठक करते नजर आने वाले हैं अमित शाह। सहकारिता मूल विषय में रहा है केंद्र सरकार का, खासतौर पे किसानों को संबल प्रदान करना, आर्थिक रूप से उनके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी जनरेट करना, ये तमाम ऐसे बिंदु है जिसको लेकर के सहकारिता जो राज्य के मंत्री हैं केदार कश्यप, वो अपनी टीम के साथ अमित शाह के साथ बैठेंगे, ये बैठक भी करेंगे। बिल्कुल योगेश, एक सवाल और मेरा यहां से रहेगा कि अब इस डिस्कशन तक बात पहुंची है कि अंतरराज्यीय ये जो समन्वय बैठक है 7 राज्यों की हो रही है, लेकिन स्टेट यहां तक जो पहुंचा है उस पे मुझे लगता है एक बार आप जरूर बताएं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बहुत अंदर की खबर जानते हैं, लगातार उस पर नजर बना के रखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। मुझे ये बताइए कि एक जनरेशन थी जो मुख्य धारा से कहीं दूर हो रही थी, उसको इसलिए हमने देखा कि डेप्यूटी सीएम लगातार सरकार में आने के बाद विजय शर्मा जो हैं लगातार पहुंचे, कभी लंच पर पहुंच रहे हैं, कभी डिनर पर पहुंचे, कोर रेंज जो मानी जाती है वहां के गांव में रात्रि विश्राम उन्होंने किया। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा था इस पूरा जनरेशन को, उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार आज जहां तक पहुंची है, क्या कुछ कदम रहे हैं, कुछ यादें अगर आपको आती हैं वो जरूर बताएं। बिल्कुल, देखिए, अगर आप यादों की बात करें विकास, तो एक के बाद एक कई तरह से बिंदुवार तरीके से ऐसी चीजें नजर आती हैं। मुझे याद है जब हम लोग विधानसभा सत्र कवर कर रहे थे, तो उस दौरान नक्सल अफेक्टेड कुछ गांवों के ग्रामीणों को बाकायदा विधानसभा लाया गया था। उनको पहली बार राजधानी रायपुर को देखने का अवसर मिला था, अपने असेंबली को देखने का अवसर मिला था, और उनको ये समझ आ रहा था कि उनके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो किस तरह से सबसे बड़ा जो एक लोकतंत्र का मंदिर कह सकते हैं राज्य के लिए, विधानसभा का सदन, वहां पहुंच कर किस तरह से मुद्दों को उठाते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण है। कुछ दिन पहले जैसा आपने भी उल्लेख किया है, डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा, वो पूर्ववर्ती गांव पहुंचे थे, जो हिडमा जो है, जो कुल मिलाकर के कमांडर रहा है और केंद्र बिंदु में रहा है नक्सल मूवमेंट जिस तरह से होते थे उसमें, तो उनके गांव पहुंचते हैं वो विजय शर्मा, और उससे गांव में पहुंच करके ग्रामीणों के अंदर एक विश्वास जागृत करते हैं कि हाँ, सरकार आपके साथ काम कर रही है, और सरकार जो है ग्रामीणों के लगातार विकास को लेकर के काम करती रहेगी, और नक्सलियों के विरुद्ध में लड़ाई लगातार जारी है। तो हमने देखा है कि चाहे वो सरेंडर्स के आंकड़ों की बात करें, उसमें साफ तौर पे विकास, ये विश्वास नजर आता है। मतलब लोगों के मन में ये विश्वास लगातार पैदा हो रहा है कि हाँ, सरकार कहीं ना कहीं नक्सलियों को खदेड़ रही है, नक्सलवाद को खत्म कर रही है, और इसीलिए लोगों के मन में जो भय था
वो अब विश्वास के रूप में सरकार के प्रति पैदा हो रहा है। भय नक्सलियों को लेकर था और लगातार नक्सली इनको कन्विंस भी करते थे लोकल लैंग्वेज में। कई बार वहां पे चूंकि हमने देखा है, चाहे वो लोकल भाषाओं की बात करें, लोकल बोलियों की बात करें, उसके जरिए कहीं ना कहीं ग्रामीणों को कन्विंस करने में नक्सली पहले सफल होते थे। लेकिन अब सेंट्रल फोर्सेस की बात करें, आईटीबीपी जवानों की बात करें, बस्तर बटालियन की बात करें या फिर महिला कमांडोज की बात करें, हर किसी के बीच में समन्वय दिख रहा है और समन्वय का परिणाम है एक सार्वजनिक और सामूहिक प्रयास है, जिसका परिणाम जो है साफ तौर पे बस्तर में दिखाई देने लगा है। और इसीलिए लोग जो है लगातार मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, सरकार पर विश्वास कर रहे हैं और जो नक्सली हैं वो अब हथियार को छोड़ करके मुख्य धारा में आने पर मजबूर हो रहे हैं और उनका विश्वास सुरक्षा बल के जवानों को लेकर के और सरकार के प्रति लगातार जागृत होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए योगेश। तो किस तरह से सरकार अब समन्वय बैठक करने जा रही है 7 राज्यों के बीच में। गुरुग्राम में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई है। बैठक में सभी 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई। प्रदेश चुनाव समिति की तरफ से सर्व समिति से पैनल को केंद्र नेतृत्व को सौंपने का निर्णय लिया गया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का दावा है कि सबसे पहले बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आएगी। इस बैठक में वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुन बातें। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। हम बात करते हैं प्रभारी यहाँ के सतीश पुनिया साहब से। पुनिया साहब, 2 दिवसीय बैठक रही, कैसे बैठक रही आप? बहुत ही सकारात्मक रही और बहुत ही उत्साह और ऊर्जापूर्ण वातावरण में हुई। पूरे हरियाणा की जो टीम हरियाणा बीजेपी की, उसने ये संकल्प के साथ में कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बने, उन सब मुद्दों पर चिंतन मनन और मंथन किया, रणनीतिक चर्चाएं की, ज़मीनी हकीकत पर पूरा विश्लेषण किया और कुल मिलाकर के इन मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। ये तमाम बातें इन 2 दिन की बैठक में हुई है, बहुत ही सकारात्मक। और ये संकेत और संदेश स्पष्ट है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जिस तरह से आप जमीनी नेता हैं और संगठन में आपकी पकड़ है, राजस्थान से आप आते हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति देखते हैं आप? मैंने कहा ना कि हरियाणा के बारे में पहले ये धारणा थी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। 1 बार सरकार बनी, 2 बार बनी, तो हरियाणा का जनमानस परंपरागत रूप से कांग्रेस की मानसिकता के खिलाफ रहा है और आज भी है। और इसलिए लोकसभा में भी यदि परिणामों का विश्लेषण करें तो 44 सीटों पर इतने नैरेटिव्स, परसेप्शन और प्रतिकूलताओं के बावजूद भी हम लोगों ने 5 सीटें भी जीती और 44 सीटों पर बढ़त हासिल की। मुझे लगता है कि इससे भी आगे हम लोग जाएंगे, एक बहुमत की सरकार बीजेपी बनाएगी। पूरा एक वातावरण इस पक्ष में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है और मुझे लगता है कि 2 दिन की बैठक का संदेश कार्यकर्ताओं तक भी मजबूती से जाएगा, जनता में भी जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा में, कांग्रेस उल्टा ही करी है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया, बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कांग्रेस का इसलिए मैं कहूँगा, ये तो खैर उनकी खुशफहमी है, उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उनकी ये गलतफहमी विधानसभा में दूर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम 10 के 10 जीतेंगे। एक परसेप्शन उन्होंने बनाने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर गलत नैरेटिव चलाया, बावजूद उसके हमने उस वेग को रोका। लोग कहते थे कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली। मैं जो कह रहा हूं कि विधानसभा का 44 का जो लीडिंग का आंकड़ा है वो कांग्रेस की हकीकत बयान कर रहा है और हम इससे कहीं आगे जाएंगे, मेजोरिटी की सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से जो बातें चल रही हैं कि 1 दर्जन विधायकों को टिकट भारतीय जनता पार्टी काटने वाली है, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, देती है, काटती नहीं है, लेकिन पार्टी जीतने वाले सक्षम व्यक्ति पर दाम लगाएगी, ये तो तय है। इसलिए पार्टी अनुभव का, ऊर्जा का एक संतुलन जरूर निश्चित रूप से रखेगी। सब वर्गों का, सब व्यक्तियों का पार्टी सम्मान भी करती है, उनको प्लेस भी करती है और इसलिए हमारी जो सूची होगी अच्छी होगी, समग्र होगी, संतुलित होगी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया साहब, जिनको पूरी तरह से विश्वास है कि हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, गुरुग्राम। गुरुग्राम बीजेपी दफ्तर पर हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक को 2 दिन के बाद समाप्त हुई है। बैठक में सभी 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई कि 90 विधानसभा सीटों पर किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। बैठक में तमाम बीजेपी के प्रदेश शीर्ष नेता और संगठन स्तर के बड़े नेता शामिल थे। सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा करने के बाद एक पैनल बनाया गया। इस पैनल में उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्हें पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। आपको यह भी बताएं कि चुनावी मैदान में बीजेपी की टिकट पर वो इस रण में योद्धा होंगे। चुनाव समिति के सभी सदस्यों की सर्व समिति के बाद इस पैनल को शीर्ष केंद्र नेतृत्व को सौंपने पर सहमति दी गई है।
केंद्र नेतृत्व को इस पैनल को सौंपने के बाद उसे फैसला उस पर किया जाएगा। उम्मीदवार को बीजेपी टिकट देगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का दावा है कि बीजेपी की सभी राजनीतिक दलों से पहले लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस खबर पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रीयान ने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। है तो सुदर्शन न्यूज़ की जनता जो है जानना चाहती है कि क्या कुछ इस खास बैठक में हुआ है। बहुत कुछ खास हुआ है और 2 दिवसीय चिंतन मंथन हमारा हरियाणा प्रदेश का चुनाव समिति की बैठक हुई है और हर विधानसभा पर हर चुनाव लड़ने वाले हमारे प्रत्याशी पर चर्चा हमने की है और एक पैनल तैयार हुआ है। वो पैनल हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और जब भी हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी अंतिम फैसला वहीं पर होगा। सर, जो उम्मीदवार चुने जाएंगे तो उनका जो आधार होगा, बेस क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वर्षों से काम किया है, पार्टी को लंबे समय से जिताने का काम किया है, आज भी पार्टी में काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए पैनल को तैयार किया गया। सर, बीजेपी की क्या तैयारियां रहेगी? कांग्रेस को किस तरीके से वो ढेर करने वाली है? कांग्रेस से अपनी बात रखेगी। भारतीय जनता पार्टी की हमारी 10 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनेगी। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जनता से क्या कहना चाहेंगे हरियाणा की? मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि इस विधानसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लगातार 10 वर्षों से हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम किया है, उसी प्रकार से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बढ़िया ढंग से हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज़, गुरुग्राम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां जिहादी ने युवती का वीडियो वायरल कर दिया है। प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बताएं, जिहादी नफीस के घर बुलडोजर चलेगा, ये भी अब बात कही गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पत्र भी लिखा गया है। प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिहादी नफीस के घर अब बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, इसकी वायरल हुई थी। छिंदवाड़ा में लव जिहाद का मामला लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में यह मामला सामने आया। जिहादी का बता दें कि वीडियो जो है जिहादी ने वो भी वायरल किया है, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिहादी नफीस इसका नाम बताया जा रहा है। इसके घर पर अब बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। ये छिंदवाड़ा जिले में चौरी विधानसभा में चांद तहसील, यहाँ पे लालगांव ग्राम है और पास में मेघदोन। तो लालगांव की बच्ची, हमारी हिंदू बच्ची, और जिसको शायद 1-2 वर्षों से इसकी जानकारी नहीं है, जब से भी इनका लव जिहाद चल रहा था जी। एक मुस्लिम शेख नफीस, मेघदोन निवासी, इन्होंने इनके साथ जो भी दुष्कर्म किए। कितने दिन में संपर्क में रही है बता? 1-2 साल का तो ऐसी जानकारी, शारीरिक संबंध बनाए। जानकारी पुलिस को होगी। हमें तो जितनी जानकारी मिली, हमें तो बिल्कुल खून खौल गया और हम लोगों ने सब मिल करके बैठक करके तय किया। एक ज्ञापन हम कलेक्टर एसपी साहब को भी देंगे और FIR भी हमने चांद थाने में इसकी दर्ज कराई है, जिस पर पर्याप्त धारा लगाकर थानेदार साहब ने 506 तक लगाई और गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया आरोपी को। पर चूंकि ये द्वारा किस तरह के अत्याचार किए गए लव जिहाद का शिकार करने के बाद, उसकी शादी होने के बाद, उसके बाद इन्होंने फ़ोटो वीडियो जारी करे और अश्लीलता वाला जो भी फ़ोटो था वो पूरे मार्केट में और समाज में जब गया तो बच्ची बिल्कुल घबरा गई और बच्ची की स्थिति ठीक नहीं है। इस कारण हमारे पूरे परिवार वाले, समाज वाले लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग हमारे क्षेत्र से उठकर आई है। जो जैसा कि हम लोग सब जागरूक हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए बात करते हैं और समय आने पर यदि न्याय नहीं मिला तो बच्ची की और परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। क्या मांग है परिवार से बच्ची, रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है और ऐसे समय में हमारी बहन पर जो संकट आया है, तो हम लोगों की मांग है कि उनका घर, उनका जो निवास है, उसको बुलडोजर चला करके तोड़ना चाहिए। जैसी कार्रवाई अभी यूपी में, MP में हो रही है और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से हमें पूरी उम्मीद है। हमारी सरकार है जो कि न्यायपूर्ण सरकार है। लंबा हो जाएगा। जिहादी के लिए क्या मांग है? जिहादी के लिए हम चाहते हैं कि इनको भविष्य में एक ऐसा ठोस दंड मिले जिससे कोई इतनी हिम्मत न कर पाए। हमारा क्षेत्र शांति का टापू है छिंदवाड़ा जिला,
और ऐसे जिले में ये घटना होना बड़ी निंदनीय है। पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के मांग करता है कि इनका जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं होने की स्थिति मकान में क्या करेंगे आप? ध्वस्त होना चाहिए और बड़ी संख्या में हमें समर्थन प्राप्त है, लेकिन हमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया। हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, उन्होंने पूरा वचन दिया है हमें कि अधिक से अधिक कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करके और शीघ्र ही बुलडोजर से उनका मकान नियमानुसार तोड़ा जाएगा और जल्दी ही हम लोग एक बड़ी बैठक बुला करके और हिंदू समाज को जागरूक करेंगे और ऐसे जो भी मामले हैं उसको चिन्हित करेंगे और हम सब लोग आगे आकर के इसमें पूरी ताकत के साथ हिंदुत्व को बचाने के, हिंदुत्व की रक्षा करने का कार्य करेंगे और आने वाला समय सबका मंगलमय होगा, क्योंकि हम सब मिलकर जब न्याय दिलाएंगे तो हमारी बच्ची सुखी रहेगी। हम यही चाहते हैं कि सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।